गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए इंटर के लिए आपका जीएसटी रिवाइज कर रहे हैं। इस पे पेज नंबर 2.33 से हम रिवाइज करेंगे। इससे पहले हमने 2.32 पेज नंबर तक पढ़ लिया था सीए इंटर के मॉड्यूल से। हम सप्लाई अंडर जीएसटी वाला चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। क्वेश्चन उठता है जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है। आपने पढ़ लिया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं और रिलेटेड पर्सन का विदाउट कंसेशन आपस में ट्रांसफर करते हैं कोई चीज़, फ्री में भी गुड्स और सर्विस देते हैं एक दूसरे को, तो जीएसटी लगता है। पर अभी आप शेड्यूल थर्ड पढ़ेंगे। शेड्यूल थर्ड नेगेटिव लिस्ट पे है जीएसटी में कि कुछ सर्विसेज के नाम है, कुछ गुड्स के नाम है कि इन सर्विसेज को परफॉर्म करने पे कोई जीएसटी नहीं देना होता। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है आपके बीच में और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जब आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं अगर वो काम कर रहे हैं और उसके बदले पैसा मिल रहा है, आपको कोई कंसेशन मिल रहा है, चाहे वो सैलरी के नाम से मिल रहा है, चाहे बोनस के नाम से मिल रहा है, चाहे कमीशन के नाम से मिल रहा है, चाहे चिंकी पिंकी पब्लिक किसी भी नाम से मिल रहा है, वो अमाउंट सैलरी माना जाएगा और वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन की वजह से मिल रहा है तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्लियर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, अपने रोजगार के दौरान एम्प्लॉयमेंट की जो शर्तें उसके अकॉर्डिंग आप अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहे हैं और आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। इट मीन्स कोई जीएसटी नहीं लगेगा यहाँ पर। ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, ना तो इन्हें गुड्स माना जाएगा और नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ना ही सर्विस माना जाएगा एज पर शेड्यूल थर्ड ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट तो आप समझते हैं बिना किसी काम की आपको कोई मिल जाती है कोई चीज़ फ्री में किसी से, तो उसे आप गिफ्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि एम्प्लॉयर टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देता रहता है, तो क्या गिफ्ट पे जीएसटी लगेगा? तो जीएसटी वालों ने बोला कि गिफ्ट के लिए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो तो अपनी इच्छा से दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो अमाउंट दे रहे हैं आप अपने एम्प्लॉय को, उस पर तो हम जीएसटी नहीं लेंगे। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, अपनी इच्छा से आप कुछ अमाउंट देते हैं गिफ्ट के तौर पर अपने एम्प्लॉय को, कोई काइंड में देते हैं, कैश में देते हैं, वॉट, तो गिफ्ट पे आपको जीएसटी देना होगा। अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा, एक लिमिट दे दी जीएसटी वालों ने कि अगर एक सिंगल ईयर में आपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपये तक का गिफ्ट दिया है तब तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। काइंड पे, कैश में तो लग ही नहीं सकता, आप पढ़ चुके हैं। इन मनी, मनी में कोई ट्रांजेक्शन होता है उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात हो रही काइंड में। अगर आप कोई गिफ्ट देते हैं 50,000 रुपये तक की वैल्यू का तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा एक सिंगल ईयर में। जैसे मान लीजिए 5,000 का दे दिया, फिर 10 का दे दिया, ऐसे करके 50 से एक्सीड नहीं हुआ एक सिंगल ईयर में, तब तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर 50,000 रुपये से एक्सीड हो जाएगा, ठीक है, तो आपको जीएसटी देना होगा। फर्दर प्रोविजो, प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन टू पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 का ही एक्सेप्शन है। प्रोवाइडेड गिफ्ट अप टू ₹50,000 इन वैल्यू, अगर आप 50,000 रुपये तक की वैल्यू का गिफ्ट देते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर, इट मीन सिंगल फाइनेंशियल ईयर, बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड, उसे नहीं समझा जाएगा एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ बोथ। नेक्स्ट टॉपिक, परक्यूजिट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। परक्यूजिट्स दिए जाते हैं। परक्यूजिट तो आप पढ़ते ही अपने डायरेक्ट टैक्स में कि जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं उन्हें परक्यूजिट्स बोलते हैं। जो कैश में नहीं मिलती इन्हें फैसिलिटी बोल सकते हैं, रहने को मकान दे दिया, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, एक्सेट्रा। तो ये परक्यूजिट्स भी क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो उस जॉब की वजह से आपको कुछ फैसिलिटी मिलती हैं, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट होती हैं और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। सिंस सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को और आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, वो जीएसटी के दायरे से बाहर होती हैं। सप्लाई बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को, इंटू बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल एजेंट, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 आप पढ़ रहे हैं जीएसटी में। शेड्यूल 1 इस चीज़ पर है कि अगर आप फ्री में भी ये काम करेंगे, गुड्स और सर्विस किसी को सप्लाई करेंगे फ्री में, तो भी आपको जीएसटी देना होगा। इसका थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल एजेंट, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। प्रिंसिपल एजेंट तो आप समझते ही हैं, प्रिंसिपल सामान भेजता है एजेंट को, एजेंट कमीशन बेसिस पे उसे आगे भेजता है। एजेंट भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो सेलिंग एजेंट हो सकता है और एक बाइंग एजेंट हो सकता है। बाइंग एजेंट मतलब पहले वो आपसे सामान लेगा और फिर आगे बेचेगा, तो एक तो ऐसा एजेंट हो सकता है, या वो आपके बिहाफ से किसी से खरीदेगा और फिर आपको बेचेगा। जीएसटी वाले उसे बेचना ही मानेंगे। अगर एजेंट प्रिंसिपल आपस में एक दूसरे को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, भले एजेंट आपका आदमी है पर जीएसटी वाले मानेंगे थर्ड पार्टी है, आपने इसे बेचा है सामान और इस पर आपको जीएसटी देना होगा। किस वैल्यू पे देना होगा वैल्यूएशन वाले चैप्टर में सीखेंगे आप। अभी तो आप बस ये सीख रहे हैं कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। यानी प्रिंसिपल अगर एजेंट को सामान भेजता है और एजेंट प्रिंसिपल को सामान भेजता है तो भी जीएसटी लगेगा।
ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल भेज रहा है, सब गुड्स सप्लाई कर रहा है, गुड्स बेच रहा है टू हिज एजेंट, अपने एजेंट को, विदाउट कंसेशन, फ्री में। ऑब्वियसली फ्री में ही भेजोगे ना, वो बेचेगा तभी तो आपको पैसा देगा बाद में। वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कंसिडर सप्लाई, मतलब पहले आप उसे दे रहे हैं, फिर आपके बिहाफ पे वो आगे बेचेगा, तो बाइंग एजेंट हो गया। पहले वो आपसे लेगा और फिर आगे बेचेगा, तो ऐसे एजेंट को बोलते हैं जीएसटी में बाइंग एजेंट। सिमिलरली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू इज प्रिंसिपल, या अब एजेंट आपको सप्लाई कर रहा है गुड्स विदाउट कंसेशन, फ्री में, वेयर द एजेंट अंडरटेक, एजेंट ले रहा है टू रिसीव गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कंसिडर एज सप्लाई एंड सेलिंग एजेंट, यानी पहले वो किसी से खरीद रहा है आपके बिहाफ पे, फिर आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो ये हो गया सेलिंग एजेंट। क्लियर। तो अगर प्रिंसिपल एजेंट आपस में भी एक दूसरे को गुड्स सप्लाई करते हैं तो ये जीएसटी के दायरे में आएगा। पर ये चीज़ ध्यान में रखने की है, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस कवर्ड हियर, यानी प्रिंसिपल एजेंट आपस में एक दूसरे को सर्विस देते हैं तो उस पर नहीं लगेगा जीएसटी। मान लीजिए एजेंट जो है वो एक इंजीनियर है, उसे एसी ठीक करना भी आता है और प्रिंसिपल के ऑफिस में एसी ख़राब हो गया, तो एजेंट ने बोला मैं ही आ रहा हूँ आपसे मिलने, मैं आपका एसी भी ठीक कर दूंगा, उसने एसी ठीक कर दिया। अगर आप बाहर से किसी बंदे को बुलाते एसी ठीक करने के लिए, सर्विस लेते हैं आप, तो आपको उसे 5,000 रुपये देने पड़ते, पर ये एजेंट आपके आदमी तो इसने आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए, तो क्वेश्चन उठता है क्या है जीएसटी लगेगा? वैसे तो लगना चाहिए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि प्रिंसिपल एजेंट आपस में एक दूसरे को कोई चीज़ सप्लाई करते हैं, सप्लाई में दोनों चीज़ें आती हैं, गुड्स भी आती हैं और सर्विसेज भी आती हैं, तो जीएसटी लगेगा। पर जीएसटी वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि ये रूल, ये नियम सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होगा, यानी अगर एजेंट प्रिंसिपल आपस में एक दूसरे को कोई सर्विस देते हैं फ्री में तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ये रूल केवल गुड्स पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसेशन ऑल्सो सप्लाई, ये तो पढ़ रहे हैं विदाउट कंसेशन। शेड्यूल 1 है इस बात पर कि अगर आप फ्री में भी कोई काम कर रहे हैं किसी के लिए तो भी जीएसटी देना होगा। तो प्रिंसिपल एजेंट अगर फ्री में एक दूसरे को सामान भेज रहे हैं तो जीएसटी चार्ज किया जाएगा। हाँ, सर्विसेज पे चार्ज नहीं होगा। अब क्वेश्चन उठता है कैसे पता चलेगा अगला बंदा मेरा एजेंट है या एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय भी तो हमसे सामान लेके आगे बेचता है ना, घर घर जाता है। एजेंट और एम्प्लॉय में को कैसे पता चलता है? तो जीएसटी वालों ने बोला कि देखिए, जब बिल बनाते हैं आप कस्टमर को, जब सामान बेचते हैं, ऐसे ए ने बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया और बी को सेल पर 10% कमीशन मिलेगा। कमीशन एम्प्लॉय को भी मिल सकता है, जो नहीं एजेंट को मिलता हो, कई बार एम्प्लॉय को भी कमीशन मिलता है। अब कैसे पता चलेगा ये इसका एजेंट है, एक एम्प्लॉय है? तो टैक्स वाले ने बोला कि जब बी सामान बेचेगा, जैसे मान लो बी किसी सी आदमी को सामान बेच रहा है, मिस्टर सी को, तो बिल बनाएगा, बिल के बिना तो बेच नहीं सकते आप। ठीक है, तो बिल के ऊपर नाम लिखेगा कि किसका बेच रहा है। अगर ये अपना एड्रेस लिख रहा है, बी के नाम से बिल बना के दे रहा है, जैसे बी एक कंपनी मान लेते हैं, बी लिमिटेड, ये ए लिमिटेड है, ये अपने नाम से बिल बना के दे रहा है सी को। ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है बी अपने नाम से बिल बना के देगा सी को, फिर जो पैसे रिकवर होंगे सी से उसमें से अपना कमीशन काट के ए को पैसा ट्रांसफर कर देगा। ऐसे ही तो होता है एजेंट का मतलब, एजेंट पहले बेचेगा, फिर उससे पैसा जो मिलेगा अपना कमीशन काटेगा, फिर आपको बेच देगा। ठीक है, तो ये अपने नाम से बिल बना के देगा, सी तो बी को जानता है, ए को थोड़ी जानता है, तो माना जाएगा बी एजेंट है। बी ए का है, बेच तो ए का सामान रहा है पर अपने नाम से बिल बना के दे रहा है, तो ये एजेंट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। पर मान लीजिए बी अपने नाम से बिल नहीं बना के दे रहा हूँ, तो ए लिमिटेड के नाम से बिल बना के दे रहा है, इनवॉइस पे नाम होता है, कौन बेच रहा है, सेलर का, उस ए के नाम से बिल बना के दे रहा है। ठीक है, सी को सामान बेचते समय, तो टैक्स वाले मानेंगे कि बी जो है एजेंट नहीं है, वो आपका ही एम्प्लॉय है, आपने उसे कोई ब्रांच खोल के दे दी है, आपने उसे कहीं पे ऑफिस खोल के दे दिया है। इसे जीएसटी बोलते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये आपका ही कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, इसमें ब्रांच आ जाएगा, आपका कोई ऑफिस आ जाएगा, गोडाउन आ जाएगा, कोई रूम आ जाएगा, एक्सेट्रा, जहाँ से आप गुड्स सप्लाई करते हैं। तो फिर बी एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, फिर सॉरी बी एम्प्लॉय माना जाएगा, क्योंकि वो अपने नाम से बिल नहीं बना रहा, वो ए के नाम से बिल बना के आके दे रहा है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, अगर एजेंट अपने नाम से बिल बना के देगा, ओन नेम से इनवॉइस देगा, तब तो वो एजेंट माना जाएगा, और आपस में अगर एक दूसरे को सप्लाई करेंगे तो जीएसटी लगेगा। पर अगर वो अपने नाम से बिल नहीं बना रहा, वो आपके नाम से बिल बना के आगे दे रहा है, तो फिर माना जाएगा वो आपका ही प्लेस ऑफ बिजनेस है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। आपने कोई ब्रांच खोल ली है या दूसरा ऑफिस खोल लिया है, गोडाउन खोल लिया है, वहाँ से आप सप्लाई कर रहे हैं, और जब आप अपने ही गोडाउन को सामान भेजेंगे तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सेम स्टेट में आप पढ़ चुके हैं। हाँ, डिफरेंट स्टेट में बेचेंगे तब तो आप पढ़ चुके हैं डिस्टिंक्ट पर्सन, डिफरेंट स्टेट में तो डिफरेंट जीएसटी नंबर लेना होगा। तो भले आप अपनी ब्रांच को भी सामान भेजेंगे दूसरे स्टेट के तो जीएसटी लगेगा, अगर सेम स्टेट में बेच रहे हैं, सेम शहर में बेच रहे हैं, तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि
अगर एजेंट अपने नाम से बिल बना के आगे दे रहा है तभी वो एजेंट की डेफिनेशन में फॉल करेगा, और अगर फ्री में अब सप्लाई करेगा एजेंट प्रिंसिपल को या प्रिंसिपल एजेंट को तो जीएसटी लगेगा। पर अगर वो अपने नाम से बिल बना के नहीं दे रहा है, प्रिंसिपल के नाम से बिल बना के आगे दे रहा है, तो माना जाएगा वो एजेंट नहीं है, वो उसका एम्प्लॉय है और फिर वहाँ पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई, जब आगे बेचा जा रहा है, इज बीइंग इशूड बाय एजेंट इन हिज नेम, वो अपने नाम से बिल बना के दे रहा है एजेंट, देन एनी प्रोविजन गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू द एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3, तभी पैरा 3 में कवर्ड होगा वो ट्रांजेक्शन, यानी वहाँ पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। यानी इनवॉइस जो है फर्दर सप्लाई का कस्टमर को एजेंट अपने नाम से इशू करेगा तभी वो आपका एजेंट माना जाएगा। However, where the invoice is issued by agent to the customer by the named principal, अगर मालिक के नाम पे दे रहा है तो वो एजेंट नहीं है, such agent shall not fall within the ambit of पैरा 3, फिर पैरा 3 अप्लाई नहीं होगा, यानी फिर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर एजेंट अपने नाम से बिल बना के दे रहा है एजेंट, तब तो वो एजेंट की डेफिनेशन में फॉल करेगा, और प्रिंसिपल के नाम से बिल बना के दे रहा है तो एजेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। डेल क्रेडिट एजेंट भी एक एजेंट होता है। डेल क्रेडिट एजेंट आप 11th से पढ़ते हैं कि एक ऐसा एजेंट होता है जो एक गारंटी देता है कि जो उधार सामान बेचा है उसने आपका, अगर डेटर पैसे नहीं देगा, बैड डेब्ट्स होगा, तो वो अपनी जेब से भरेगा पैसे। वैसे तो ऐसा नहीं होता, बैड डेब्ट्स होते हैं तो प्रिंसिपल को ही भुगतना होता है, एजेंट को थोड़ी भुगतना होता है, पर एजेंट गारंटी देता है कि अगर उधार डेटर से पैसा नहीं मिलता है तो वो आपको अपनी जेब से देगा। तो ऐसे एजेंट को आप डेल क्रेडिट एजेंट बोलते हैं, क्योंकि डेल क्रेडिट एजेंट गारंटी देता है पेमेंट की सप्लायर को, इसके बदले वो आपसे हायर कमीशन चार्ज करता है क्योंकि उसकी रिस्क बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन होता है कब माना जाएगा डेल क्रेडिट, वही सेम चीज़, अगर वो अपने नाम से बिल बना के दे रहा है, सेम वही चीज़ लिखी हुई है, अगर वो अपने नाम से बिल बना के दे रहा है कस्टमर को तब तो वो डेल क्रेडिट एजेंट की डेफिनेशन में फॉल होगा, और अगर आप उसे सप्लाई करेंगे सामान फ्री में और वो आपको सप्लाई करेगा फ्री में तो जीएसटी लगेगा। पर अगर वो अपने नाम से बिल बना के नहीं दे रहा है, कस्टमर को आपके नाम से बिल बना के दे रहा है, तो वो एजेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट शेड्यूल 1 का, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1। ठीक है, शेड्यूल 1 आप पढ़ रहे हैं कि कोई जो गुड्स और सर्विस अगर आप फ्री में भी सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जीएसटी लगेगा। अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर से फ्री में, आप इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर से फ्री में कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिलेटेड पर्सन से, चाहे वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं चाहे नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो अपन शेड्यूल 1 की बात कर रहे हैं। शेड्यूल 1 में तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप इंडिया के बाहर से अपने रिलेटेड पर्सन से, अपनी रिलेटेड पार्टी से कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं, भले ही फ्री में इंपोर्ट कर रहे हैं पर जीएसटी आपको देना होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंडिया के बाहर से सर्विस ले रहे हैं बाय अ पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, वो आपकी रिलेटेड पार्टी यानी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडी कंपनी है, और फ्रॉम इज एस्टेब्लिशमेंट, अपने ही किसी ऑफिस से इंडिया के बाहर से सर्विस ले रहे हैं, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसेशन, फ्री में, इन कोर्स बिजनेस के दौरान, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। यानी अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं अपने रिलेटेड पार्टी से, अपनी ही किसी इस्टेब्लिशमेंट से, अपनी किसी ऑफिस से इंडिया के बाहर से, तो भले आप फ्री में इंपोर्ट कर रहे हैं फिर भी आपको जीएसटी देना होगा। और इंपोर्ट पे क्या लगता है, IGST आप पढ़ चुके हैं। इंपोर्ट को इंटर स्टेट माना जाता है, INTR इंटर, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट समझा जाता है, और इंपोर्ट करने पर आपको IGST पे करना होता है। इन्होंने एक चार्ट दे रखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर से सर्विस, तो आपने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि अगर आप कंसिडरेशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो चाहे वो सर्विस बिजनेस के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं चाहे पर्सनल पर्पज़ के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, इस पर जीएसटी लगेगा। यानी कोई सर्विस आप इंपोर्ट करते हैं विद कंसिडरेशन, आप पैसे दे रहे हैं उसके बदले, तो चाहे बिजनेस पर्पज़ के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं चाहे आप नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यानी पर्सनल पर्पज़ के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर भी जीएसटी लगेगा। जैसे आपका घर बन रहा है, आपने किसी आर्किटेक्ट से सर्विस ली जो कि लंदन में रहता है, तो आप पैसे दे रहे हो उसको, तो आपको जीएसटी देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो पर्सनल पर्पज़ के लिए इंपोर्ट कर रहा हूँ, चाहे पर्सनल पर्पज़ हो चाहे बिजनेस पर्पज़ हो। अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो चाहे पर्सनल पर्पज़ के लिए इंपोर्ट किया हो चाहे बिजनेस पर्पज़ के लिए इंपोर्ट किया हो, उसे सप्लाई माना जाएगा, और जब सप्लाई माना जाएगा तो जीएसटी लगेगा। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा शेड्यूल 1 में, विदाउट कंसेशन, फ्री में इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन यानी आपकी ही बिजनेस है जो कि इंडिया से बाहर है उससे इंपोर्ट कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्री में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसे सप्लाई माना जाएगा। पर अगर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है और वो आपकी ब्रांच नहीं है और कोई केस है, तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई आर्किटेक्ट है लंदन का, ठीक है,
वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कवर नहीं है, वो आपका फ्रेंड है हो गया, ठीक है, तो रिलेटेड नहीं है वो आपका, और आप वो फ्री में आपको कोई कंसल्टेंसी दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। यानी अगर आप बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी रिलेटेड पार्टी है या डिस्टिंक्ट पर्सन आपकी ही कोई ब्रांच है, उससे आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं तो, और फ्री में इंपोर्ट कर रहे हैं तो ही जीएसटी लगेगा। और किसी अनजान आदमी से, फ्रेंड से ले रहे हैं, ठीक है, तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे। नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन सेल प्रमोशन स्कीम। कई बार सेल प्रमोशन स्कीम चलती है, यानी सेल को बढ़ाने के लिए बहुत सी स्कीमें निकालते हैं सप्लायर, जैसे एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, या 10,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करोगे तो 2,000 का वाउचर मिल जाएगा, आप एक्स्ट्रा 2,000 रुपये का सामान ले सकते हैं, बाय 2 गेट 1 फ्री एक्सेट्रा लिखा रहता है। तो इस पर जीएसटी कैसे लगता है, तो ये तो बहुत ईजी है। फ्री सैंपल एंड गिफ्ट, अगर आप फ्री में दे रहे हैं कोई चीज़ तो शेड्यूल 1 में आपने पढ़ी लिया। अगर कोई गुड्स है, कोई बिजनेस के एसेट है, स्टॉक बिजनेस के एसेट होता है गुड्स, अगर आप फ्री में भी उसे सप्लाई कर रहे हैं और उसमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके हैं तब तो जीएसटी देंगे। शेड्यूल 1 में आपने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट। अगर कोई बिजनेस के एसेट है, चाहे फिक्स एसेट है चाहे करंट एसेट है, और आप उसे फ्री में किसी को सप्लाई कर रहे हैं और आप उस पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके हैं तो आपको जीएसटी देना होगा, और अगर इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया था तो नहीं देना होगा। सैंपल विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं विदाउट एनी कंसेशन, कोई पैसा नहीं चार्ज करें, डू नॉट क्वालिफाई सप्लाई, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा अंडर जीएसटी एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटी फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1। अगर वो शेड्यूल 1 जीएसटी के दायरे में, शेड्यूल 1 में आती है तो लगेगा, शेड्यूल 1 में एक्टिविटी नहीं आती है तो नहीं लगेगा। बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर चलता है, यानी एक खरीदो दूसरा फ्री मिलेगा, यानी आपको बोल रहा है वो पर्सन जो सेलर है कि अगर आप 10,000 रुपये की शॉपिंग करेंगे तो आपको 2,000 रुपये का सामान फ्री मिलेगा, यानी बाय 1 गेट 1 भी हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो आपने 10,000 की शॉपिंग कर ली तो 12 का सामान ले लिया। अब क्वेश्चन उठता है कि 12,000 रुपये पे लगेगा जीएसटी या 10,000 रुपये पे लगेगा। तो जीएसटी ने बोला कि ये जो कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं बाय 1 गेट 1 2 एटसेट्रा, तो ये सिंगल प्राइस के बदले ही तो बेचा जा रहा है, वो आप सिंगल प्राइस ही तो ले रहा है आपसे, 10,000 रुपये तो चार्ज कर रहा है ना बिजनेस, 12 थोड़ी चार्ज, भले वो चीज़ 12 के दे रहा है, से मतलब नहीं है। जीएसटी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगेगा कि जितने रुपए आप चार्ज कर रहे हैं अपनी गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो चार्ज तो केवल 10,000 रुपये ही कर रहे हैं, वो आपसे 10,000 रुपये लगेगा जीएसटी यहाँ पर। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स, कोई इंडिविजुअल सप्लाई नहीं है, वो कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हैं। बट अ केस ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई वेयर सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई, आपसे सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है। इट कैन बी बैच बी ट्रीटेड, से ऐसे कहा जा सकता है आप सामान बेच रहे हैं 2 गुड्स फॉर प्राइस ऑफ 1, एक की कीमत में। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन बिटवीन अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यानी कोई क्लब है, कोई एसोसिएशन है, कंपनी है एटसेट्रा एंड इट्स मेंबर, यानी इंडिविजुअल के अलावा कोई ग्रुप है और वो अपने ही मेंबर्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है और कंसेशन चार्ज कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, फ्लैट्स होते हैं बड़े बड़े या विलास होते हैं, सोसाइटी बना रखी है, वहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस लेती है वो सोसाइटी आपसे, राइट। आपको वहाँ कॉमन एरिया होता है, किड्स प्ले एरिया होता है, जिम होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, कॉमन एरिया, तो उसकी साफ़ सफाई के पैसे मेंटेनेंस के चार्ज करते हैं। सपोज़ वो सोसाइटी आपसे पैसे ले रही है, ठीक है, तो अपने ही मेंबर से, सोसाइटी में रहने वाले लोग तो मेंबर हुए सोसाइटी के, तो अपने ही मेंबर से पैसे चार्ज कर रही है, तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो आपसे कंसिडरेशन चार्ज कर रही है, इसके बदले आपको सर्विस दे रही है वो सोसाइटी। तो सोसाइटी सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, उसे भी जीएसटी नंबर लेना होता है। ऑल्दो अभी आप पढ़ेंगे लिमिट से ज़्यादा होने पर जीएसटी देना होगा। द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, या तो गुड्स दे रही है आपको या सर्विस दे रही है, बिटवीन अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, यानी एक अदर देन इंडिविजुअल होना चाहिए और एक इंडिविजुअल्स होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए, एसोसिएशन क्लब एटसेट्रा एंड इट्स मेंबर, अपने ही मेंबर को दे रहे हैं और कॉन्स्टेंट फॉर कैश, फ्री में नहीं दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, इसके बदले कैश ले रहे हैं, डेफर्ड पेमेंट यानी बाद में भी ले सकते हैं, पैसा उधार हो सकता है, और अदर वैल्यूएबल कंसेशन को चार्ज करें कवर्ड, उस पर लगेगा जीएसटी विद इन द एम्बिट ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज AA में कवर्ड है ये एक्टिविटी, इस पर जीएसटी देना होगा। द अफोर्सेड एक्सप्लेनेशन प्रिवेंट द एप्लीकेशन डॉक्ट्रिन म्यूचुअलिटी और बाय सच पर्सन, ये डॉक्ट्रिन और म्यूचुअलिटी एक प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल, म्यूचुअलिटी मतलब रूल, कि अगर आपस में आप एक काम करते हैं अपने ही लिए तो कोई उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। आपने इनकम टैक्स में पढ़ा था, अगर कोई क्लब बना लेते हैं, टी क्लब बना लिया, आप सबने पैसे इकट्ठे करके 1,000 रुपये जोड़े और चाय पीते हैं आप, सारे एम्प्लॉय ने 1,000 रुपये जोड़े महीने के और आप चाय पीते हैं, चाय का बिल आया 800 रुपये, 200 रुपये बच गया, तो इस पर नहीं लगता इनकम टैक्स। तो म्यूचुअल एक्टिविटी है ना, आप अपने ही लिए काम करें, कोई इनकम थोड़ी माना जाएगा कि 200 रुपये बच गए तो उस पर जीएसटी लगेगा। पर यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि अगर कोई सोसाइटी अपने ही मेंबर्स के लिए काम करती है और उसे पैसे चार्ज करती है तो वहाँ जीएसटी ज़रूर लगेगा। ये डॉक्ट्रिन म्यूचुअलिटी का एक्सेप्शन हो गया एक तरह से, ये प्रिंसिपल।
डॉक्टर म्यूचुअलिटी का मतलब होता है कि अगर आप अपने लिए ही काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उस पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। पर ये एक्सेप्शन है कि भले आप अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं पर आप पैसे चार्ज कर रहे हैं वो सोसाइटी आपसे, तो इस पर GST लगेगा। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।